For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड डिसीजन, या जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड्स डिसीजन। तो दोस्तों, डिविडेंड डिसीजन आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन में एक नीचे करेंसी जो है कैश जैसा कुछ जो है तैयार सा रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है डिविडेंड्स। तो बेसिकली डिविडेंड डिसीजन जो है दोस्तों, वो अपने आप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का थर्ड डिसीजन है। अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को एक बार ध्यान रखें, ध्यान करें, जरा सोचें उस बारे में, तो तीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं जो कि कंपनीज को लेने होते हैं। नंबर 1 डिसीजन होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है ताकि वो बेहतर कमा सके, अच्छा कमा सके, अच्छी रिटर्न कमा सके। किसके लिए? मालिकों के लिए। कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो अच्छा कमाए और अपने मालिकों को जो है अच्छी रिटर्न दे, या आप कह सकते हैं अच्छे डिविडेंड्स दे। और फिर इन्वेस्टमेंट जो है करने के लिए कंपनी को फाइनेंस चाहिए। तो सेकंड डिसीजन हमारा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है ताकि वो अच्छा कमाए और अच्छी रिटर्न, अच्छे डिविडेंड्स दे सके अपने शेयर होल्डर्स को, मालिकों को। और फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी को फाइनेंस चाहिए। अब फाइनेंस में एक तो एक्सटर्नल फाइनेंस होता है, जैसे बाहर से पैसा आ रहा है कंपनी के पास, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो बाहर से पैसा आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं बाहर से पैसा आ रहा है, डेट बाहर से पैसा आ रहा है। लेकिन अगर कंपनी रिटेन कर ले अर्निंग्स, दैट इज उसे रिटेन करे अर्निंग्स, या जिसे भी आप कह सकते हैं इंटरनली जनरेटेड फंड्स, तो अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा रिटेन कर ले तो वो भी एक फाइनेंस का जो है पार्ट होता है। तो अगर कंपनी रिटेन ज्यादा करेगी तो दोस्तों डिविडेंड्स कम देगी। द थर्ड डिसीजन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट एग्जैक्टली इज डिविडेंड डिसीजन, तो डिविडेंड डिसीजन इज बेसिकली डिसीजन ऑफ अर्निंग्स रिटेन्ड वर्सेस अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कि कितना पार्ट ऑफ द अर्निंग्स जो है रिटेन करना चाहिए और कितना पार्ट ऑफ द अर्निंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एक बार क्विकली इन्हीं तीनों डिसीजंस को एक बार विजुअलाइजेशन के साथ देखते हैं। नंबर 1, कंपनी जो है फाइनेंस अरेंज करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करती है और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों फाइनेंस अरेंज किया और फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। फिर इन्वेस्टमेंट से जो कमाई आई उसका एक हिस्सा डिविडेंड की तरह बांट दिया और एक हिस्सा रिटेन करके फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों अल्टीमेटली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड डिसीजन, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड डिसीजन, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। तो दोस्तों डिविडेंड डिसीजन अपने आप में आप देखेंगे कंपनी के पास जितनी भी अर्निंग्स है, कंपनी के पास जितनी भी कमाई है, ये अर्निंग्स है, जितनी भी कमाई है, इसका एक हिस्सा जो है कंपनी अपने पास रिटेंशन कर रही है या रिटेन कर रही है और एक हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर्स को, मालिकों को डिविडेंड्स की तरह बांट रही है। सो वंस अगेन, व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन दोस्तों? इट इज द डिसीजन ऑफ अर्निंग्स रिटेन्ड वर्सेस अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए दोस्तों, कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड देती हैं। अलग अलग कंपनीज की अपनी अपनी ना स्ट्रैटेजीज होती है, अपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी होती है जो कि वो ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, टॉप कंपनीज की बात करें, सम ऑफ द टॉप कंपनीज का मैं आपको यहां पर एग्जांपल देना चाहूंगा। डिविडेंड डिसीजन ऑफ सम ऑफ द टॉप कंपनीज, कुछ टॉप कंपनीज के एग्जांपल। और अगर हम लोग टॉप कंपनीज की बात करते हैं तो जनरली लोगों के दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में सबसे पहला क्या सवाल, क्या कौन सी कंपनी का माइंड में आता है नाम? दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या RIL। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज, आई विल से वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इज RIL। अब RIL के अगर हम लोग कुछ साल के पिछले, लेट्स टेक एन एग्जांपल समथिंग 10-12 इयर्स के अगर हम डिविडेंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए पर शेयर है और कंपनी डिविडेंड जो है अगर मैं दिखाना शुरू करूं 2008 जैसे फॉर एग्जांपल ये 2007-8 का डिविडेंड जो है कंपनी ने, पहली चीज ये कंपनी जो है जनरली फाइनल डिविडेंड ही देती है, इंटरिम डिविडेंड कभी कभी रेयर ऑफ द रेयर्स में देती है, जैसे एक साल में यहाँ पर दिया है 2016-17 में दिया है। बट अदरवाइज देन दैट जो है ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में धीरू भाई अंबानी ने जो अपना फंडामेंटल रखा था, उन्होंने जो प्रिंसिपल रखे थे, उन्होंने कहा था वी विल गिव यू डिविडेंड्स एवरी ईयर। हम लोग आपको शेयर होल्डर्स को हम लोग हर साल डिविडेंड्स देंगे और कैपिटल ग्रोथ भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और रादर उनकी एक पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या थी? नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड की, कि जितना पिछले साल दिया था कोशिश करेंगे उससे कम डिविडेंड ना दें। अब देखिए फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है, अगर लेट्स से एग्जांपल डेट होता है, डेट का इंटरेस्ट रेट अगर लेट्स से 10% होता है तो 10 रुपए का 10%। अब यहाँ कंपनी ने अगर लेट्स से एग्जांपल 130% दिया तो 10 रुपए फेस वैल्यू का 130% मींस 13 रुपीज डिविडेंड दिया। कौन से साल में दोस्तों? 2007-8 का इन्होंने डिविडेंड जो दिया 130% या 13 रुपीज। अगले साल फिर 8-9 में 13 रुपीज,
सर जी अभी तो आप कह रहे थे कि ये नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड। जनरली रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी जो स्ट्रैटेजी फॉलो की है, उन्होंने मेजरली जो फॉलो किया है, उन्होंने यही फॉलो किया है कि यार नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड से। तो सर ये तो कम हो गया, ये तो 70% हो गया। दोस्तों वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ 9-10 में व्हाई वाज देयर अ फॉल इन डिविडेंड्स। बेसिकली दोस्तों यहाँ फॉल इन डिविडेंड्स था क्योंकि कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में, जो ये फाइनेंशियल ईयर 9-10 है, इसके दौरान दोस्तों कंपनी ने बोनस इशू किए थे, 1 फॉर एवरी 1 शेयर। कहने का मतलब जो बंदा यहां पर एक शेयर होन करता था 7-8 में, 8-9 में, उसको अगर 13 और 13 नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड मिले, अगले साल उसके पास एक शेयर के 2 शेयर हो गए, 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर उसको बोनस शेयर मिला। तो अकॉर्डिंगली उसके जो 2 बोनस शेयर थे उस पे 7 रुपए और 7 रुपए टोटल। अगर आप देखेंगे जो बंदा पिछले साल में जिसको 13 रुपीज मिला था एक शेयर में, अब उसके पास 2 शेयर हो गए और उसको 7 और 7 14 रुपीज, 14 रुपए का डिविडेंड मिला। तो नॉन डिक्रीजिंग ही रहा एज सच। अगर जो बंदा लॉन्ग टर्म में शेयर्स ओन कर रहा है तो उसके पास एक के 2 शेयर हो गए। फिर यहाँ 7 से 8, 80% ऑफ 10 रुपीज इज 8 रुपीज, देन 85% 8.5, 9, 9.5, 10, एंड देन इन्होंने यहाँ पर इस साल में कुछ स्पेशल डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड दिया। दिस ईयर जो है 15-16 में इन्होंने डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड, और फिर नेक्स्ट ईयर में फाइनल डिविडेंड दिया बेसिकली 10 का, ये जैसे मान लो 11, और उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो गया। यार ये डिक्रीज अब क्यों हुआ? अब ये कौन सा साल है दोस्तों? 17-18 में भी कंपनी ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1 फॉर एवरी 1 शेयर बोनस शेयर इशू किया। इसका मतलब जिसको यहां पर 11 रुपए मिले, अगले साल में उसको 6 और 6 12 रुपए मिले, अगले साल में फिर 6.5 6.5 6.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों अल्टीमेटली क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहां बोनस की मैंने आपको इसीलिए डिटेल्स दे रखी हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 फॉर एवरी 1 जो है 7/10/2009 में, और फिर उसके बाद इस तरीके से 21/7/2017 में। तो दोस्तों हमने क्या बात की, हमने कहा बोनस शेयर दिए, इसके कारण इनके डिविडेंड जो है अगर आपको कम दिख रहे थे, कम नहीं हुए। शेयरहोल्डर्स के पर्सपेक्टिव से उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो अगर उन्हें लास्ट ईयर 12 मिला तो अब उन्हें जो है 12 रुपीज के, जैसे यहाँ पर कितना था अभी हमारे सिचुएशन में, हमारे केस में यहाँ पर जो 11 था, 11 के अगेंस्ट जो है 6 and 6 12, देन फिर 6.5 and 6.5 13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, अगर हम लोग बड़ी टॉप कंपनीज की अगर हम बात करते दोस्तों, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लेते तो दूसरा जो टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में जो वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ many mutual funds या otherwise investors, long term investors है, that is TCS या Tata Consultancy Services, a company which has a good market capitalization, large cap company as well as बहुत अच्छी earnings का उसका flow है। साथ में वो dividends, अगर आप उनके डिविडेंड स्टडी करेंगे वो साल में एक ही बार डिविडेंड नहीं देते, वो इंटरिम डिविडेंड देते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स देते हैं। हर क्वार्टर के मान के चल लीजिए वो डिविडेंड देते हैं, साल के 3 तो इंटरिम डिविडेंड और 1 फाइनल डिविडेंड। दैट इज द यूजुअल ट्रेंड। अगर हम लोग इसका स्टडी करें तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट विद नॉट दीज टू, 17-1 नहीं, 23-4 नहीं, यहां से इससे शुरू करते हैं, जैसे 12-7-12। तो ये जो है 12-13 फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों 300% ऑफ व्हाट? वंस अगेन आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो फेस वैल्यू दोस्तों इसकी कितनी है? 1 रुपया। 1 रुपए का अगर आप 1 रुपए का अगर आप कैलकुलेट करेंगे 300%, दैट इज 3 रुपए डिविडेंड यहां पर दिया 12-13 में एक बार, फिर अगले क्वार्टर में फिर से एक बार 3 रुपए, फिर 3 रुपए, 300% एंड देन 1300% का फाइनल डिविडेंड। अगली बार 400। टीसीएस की भी कोशिश क्या है? नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड दे और रेगुलर डिविडेंड दे, रेगुलर डिविडेंड दे। ऑलमोस्ट एक जो है साल में अब ये अगर आप देखेंगे तो 4 बार दे रहे हैं ये डिविडेंड्स, 3 बार जो इंटरिम डिविडेंड, 1 बार जो है फाइनल डिविडेंड। तो इस हिसाब से 400 एंड देन 2000%, देखिए लास्ट ईयर से ज्यादा है। देन अगेन यहाँ स्पेशल डिविडेंड इज अगेंस्ट द ट्रेंड, थोड़ा और ज्यादा दे दिया शेयर होल्डर्स को। देन 500% एंड देन 500% एंड देन 2400%, that is say 24 रुपए। then 550%, that is 5.5 रुपए, and then 2700%, that is 27 rupees। then 650 तो कहने का मतलब 6.5 रुपए, and then 27.5, and then 700% and then thereafter दोस्तों 2900%। तो देखिए कभी डिक्रीज नहीं हो रहे। सर अभी तो आप कह रहे थे कभी डिक्रीज नहीं हो रहे, ये देखिए यहाँ पर 18-19 फाइनेंशियल ईयर में सर देखिए 400 हो गया, अभी पहले 700 चल रहा था,
और ये 400 हो गया, और ये 2900 का 1800 हो गया। दोस्तों वही चीज, बोनस इशू। टीसीएस ने अपना बोनस इशू जो है दिया 18-19 में। अगर आप यहां देखेंगे 1 फॉर एवरी 1, यहां पर आप देख सकते हैं 19/4/2018 1 फॉर एवरी 1 ये बोनस शेयर इशू किए। और इसी के लियो में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अगेन अगर मैं बोलूं जैसे पिछले साल किसी को 7 7 और 7 और फिर 3 बार 7 और फिर फाइनली जो है 29 रुपीज मिला, अब अगले साल उसको 7 की जगह पहले तो अब उसके एक शेयर के 2 शेयर हो गए, तो 4 and 4 8 4 4 8 4 4 8 और 18 36 रुपीज का डिविडेंड मिला, नॉन डिक्रीजिंग। अगले साल फिर ये 4 4 4 की जगह ये 500% और ये कुछ स्पेशल डिविडेंड 4000%, 500% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग टीसीएस की अगर बात करते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे साल में 4 बार डिविडेंड्स देने की कोशिश करते हैं, कई बार स्पेशल डिविडेंड एक्स्ट्रा डिविडेंड और दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। सो टीसीएस हैज अ वेरी गुड गुडविल और उसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। Now let's talk about the next company, that is to say one of the banks that I would like to talk about, जिसमें कि जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, एसबीआई है जी। हमारी आरबीआई का मेन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मेन बैंक एसबीआई, और जिसकी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं हमारी कंट्री में, और साथ में जो है सरकारी बैंक्स में से वन ऑफ द वेरी फेमस बैंक्स। और एसबीआई की अगर हम बात करें तो इसका भी अगर आप डिविडेंड देखेंगे, पहली चीज तो देखिए दोस्तों इसकी फेस वैल्यू 1 रुपया है। 140% अगर इसका इन्होंने ये 7-8 में अगर डिविडेंड दिया, अब ये भी जो है नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड देने की कोशिश करेंगे, करते हैं, लेकिन कभी डिक्रीज हो सकते हैं, वी नीड टू असेस। देखिए जरा 140% मीन्स 1 रुपये 40 पैसे, फिर 140% के बाद 215%, 8-9 में एज द केस में भी फाइनल डिविडेंड जैसा भी ये वो 6-7 का था, ये 7-8 का था, इस तरीके से 290%। और ये देखिए दोस्तों ये फाइनल और इंटरिम दोनों मिला के 200 और 100 टोटल मिला के 300% है। तो वंस अगेन 140 से 215 हुआ, 215 से 290 हुआ, 290 से 100 एंड 200 300 हुआ। इससे नेक्स्ट 300 के बाद फिर इन्होंने जो है अगेन नेक्स्ट ईयर फिर 300% दिया, बढ़ाया नहीं। उससे नेक्स्ट 350% बढ़ा दिया, उससे नेक्स्ट 415% बढ़ा दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में देखिए 415% से 14-15, अगर हम लोग ये 13-14 का अगर हम लोग देख रहे हैं, 13-14 में दोस्तों 13-14 दैट इज मार्च 31 2014 पे जो एंड हो रहा है, 150% इंटरिम डिविडेंड और 150% फाइनल डिविडेंड। 415 के बाद दोस्तों ये 415 जो था, इसके बाद इन्होंने टोटल 150 दैट इज 300% दिया। क्यों दिया? क्या इस कंपनी ने, क्या एसबीआई ने बोनस दिया है, बोनस इशू किया है? इसके बाद जो है ये 300% जैसे था 150, इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देखेंगे 15 जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2015 को, उस पर 350%, तो 300 से 350% बढ़ा, देन घट गया अगेन 350% से अगेन 260%, दैट इज 2 रुपये 60 पैसे। तो ये 2 रुपये 60 पैसे, फिर 2 रुपये 60 पैसे, और उसके बाद 2017 के बाद इन्होंने 3 साल डिविडेंड्स ही नहीं दिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या कंपनी ने बोनस इशू किया? नहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे बोनस हिस्ट्री, एसबीआई हैज नॉट अनाउंस बोनस सो फार, कोई बोनस नहीं दिए हैं। तो यार ये यहां पर देखो 140 से 215, 290, फिर 300, 100 एंड 200, फिर 300, फिर 350, फिर 415 और फिर ये 300। ये 300 क्यों हुआ? 415 से 300 क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बहुत फॉल हो गई, और फिर उसके बाद 300 के बाद 350, 350 के बाद फिर 260% अर्निंग्स बहुत फॉल हो गई, और 260% अभी भी अर्निंग्स और सब्सटैंशियली फॉल हुई। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये मैंने आपको अर्निंग्स पर शेयर का आपको इसी तरीके से ट्रेंड दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे 9 में ये देखिए अर्निंग्स बड़ी 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 बड़ी, जैसे अगर आप देखेंगे मार्च 31 2014 को अगर आप देखेंगे और 13 को देखेंगे, तो देखिए दोस्तों यहां पर जो हमें दिख रहा है 26.19 से 18.99, काफी अर्निंग्स फॉल हो गई। इस कारण से इन्होंने 415% से रिड्यूस करके डिविडेंड्स इन्होंने 18.99 कर दिया। अर्निंग्स जो है इनकी फॉलो हुई, इस वजह से इनका डिविडेंड्स भी रिड्यूस हो गया। एज द केस में भी डिविडेंड पे आउट रिड्यूस, इंक्रीज भी हुआ तो भी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर उसके बाद अर्निंग्स बढ़ी तो इन्होंने बढ़ा दिया, 300% से 350% कर दिया, फिर उसके बाद काफी ज्यादा फॉल हुई। आप देखिए 22.76 से 15.75, तो इन्होंने इसीलिए 300% से जो है एज द केस में भी इन्होंने 350% किया था, और 350% से इन्होंने 260% कर दिया, और 260% करने के बाद फिर इन्होंने 260% मेंटेन किया इवन व्हेन इनको 30 पैसे अर्निंग्स थी।
30 पैसे अर्निंग्स थी और इन्होंने 2 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया, तो इसी वजह से आप कह सकते हैं 859% ऑफ अर्निंग्स इन्होंने पे आउट कर दिया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या कुछ फ्री रिजर्व इनके पास पड़े थे, इन्होंने दिया, और अगले साल में इनको अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव हो गई तो इन्होंने कुछ डिविडेंड नहीं दिया। अगले साल बहुत ही कम अर्निंग्स हुई तो फिर इन्होंने फिर कोई डिविडेंड नहीं दिया, अभी कोई डिविडेंड नहीं दिया, एंड सो ऑन एंड ऑन। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आप यहीं से नोटिस कर सकें तो किसी कंपनी की अलग डिविडेंड पॉलिसी, दूसरी कंपनी की अलग डिविडेंड पॉलिसी, और डिविडेंड पॉलिसी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड दिस ईयर। बहुत अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, जिससे कि डिविडेंड्स कंपनी कितना देगी कितना नहीं देगी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज तो क्या है, डिविडेंड्स देने किसको, मालिकों को, ओनर्स को, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, तो उनकी होप्स या उनकी एक्सपेक्टेशन, ये आपका सबसे पहला फैक्टर है। दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर क्या है कि हमारे मालिक या शेयर होल्डर्स चाहते क्या हैं, मालिक या शेयर होल्डर्स चाहते क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर वो एक्सपेक्ट करेंगे डिविडेंड, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीएस, इसमें छोटे छोटे पब्लिक स्टॉक होल्डर्स, बड़े छोटे छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो वो अगर डिविडेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं तो उनको डिविडेंड्स जो है देने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है हम लोगों को फुलफिल करने के लिए दिस इज रिक्वायर्ड, जैसा जितना वो अगर चाहते हैं तो उनको नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड देने की कोशिश करेंगे। कंपनी जो है नॉन डिक्रीजिंग डिविडेंड देने की कोशिश करती है, लास्ट ईयर से कम नहीं, बढ़ाने की कोशिश करती है। इवन एसबीआई का भी अगर कहें तो ऐसे हालात हैं कि वे शेयर होल्डर्स, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टेड हैं। लेकिन दोस्तों, जब अगर आप देखें, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होता, हमें और भी फैक्टर्स देखने होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि देखने होते हैं डिविडेंड्स डिसाइड करने से पहले। जैसे एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी की जो बाकी इंडस्ट्री के जितने भी कंपनी है, ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री क्या है। लेट्स से किसी हमारी सेम इंडस्ट्री, लेट्स से हमारी आईटी इंडस्ट्री है, तो बाकी लोग क्या दे रहे हैं, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री है, बाकी लोग क्या दे रहे हैं। एक कंपनी ने 5 रुपए दिया, दूसरे ने 5.5, 5.25 एंड देन नेक्स्ट 5.6, तो हम भी उसी के आसपास ही दें। हम लोग भी बहुत ज्यादा क्यों वेरी करें। तो वी नीड टू सी द ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ट्रेंड भी देखना होता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोस्तों देखिए, ऐसा है, मैं आप लोगों को जो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, उसमें मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकूं उतना देने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल केसेस, प्रैक्टिकल चीजों को डिस्कस करते हुए, लिंक करते हुए आपसे ये चीजें जो है आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। एंड दोस्तों, हमारा ऑब्वियसली टारगेट इज एकेडमिक एक्सीलेंस एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपोजर। लाइफ में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली डील करनी है, तो इसीलिए आई ट्राई टू गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड आई ट्राई टू गिव यू विजुअलाइजेशंस, ताकि आपके दिमाग में चीजें जो हैं ये बैठें, जहन में आपको जो है ये वाली चीजें समझ में आए, और आप लोग जो इनको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, और अपनी लाइफ में जब आप कभी किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बने तो आप उसको जो है इन डिसीजंस को लेने में बहुत ज्यादा कैपेबल हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। देन थर्ड डिसीजन की बात करें दोस्तों, डिविडेंड डिसीजन में हम लोग का पहला फैक्टर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कहा होप्स या एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। दूसरा हमने कहा ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में नेक्स्ट फैक्टर आपका आता है कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, द फर्स्ट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेट्स से हमारे पास अच्छी अर्निंग्स हुई हैं और हमारे को डिमांड बहुत बढ़ रही है, और हमें एक और फैक्ट्री है जो कि बिल्कुल पास में ही है और जो कि फॉर सेल है, तो एक काम करते हैं ना, उसको खरीद लेते हैं। उसको खरीदते कहां से, रिटेन कर लेते हैं अर्निंग्स। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड, दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। कंपनी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो वो रिटेन करेगी, डिविडेंड्स कम देगी। देन इसके अलावा दोस्तों, डिविडेंड्स कहां से दिए जाते हैं, प्रॉफिट से। देखिए दोस्तों, ऐसा एसबीआई का आपने देखा, उसकी प्रॉफिट्स जो है कम हो रहे थे तो उन्हें डिविडेंड्स कम करने पड़े। तो इस वजह से द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिविडेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स अगर होंगे तो प्रॉफिट्स में से ही तो डिविडेंड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स अगर हो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट्स जो हैं वो कैश फॉर्म में हो तो बेटर है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज लिक्विडिटी। दोस्तों, लिक्विडिटी या आप उसे कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बोले, अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी बोले, एक ही बात है। देखिए, इट्स नॉट ओनली द अर्निंग्स, इट्स ऑल्सो कैश अर्निंग्स। इट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश अर्निंग्स, या आप कह रहे हैं लिक्विडिटी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स या लिक्विडिटी, दैट इज द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ऐसा है, इवन हमारे लॉ में अगर मैं कहूं, लॉ हमारा कंपनीज एक्ट 2013
है जी। इसके अलावा सेबी गाइडलाइंस, वो भी, उन सारी चीजों को भी हमें कंसिडरेशन में रखना होगा। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013 के हमें प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। लिस्टिंग अग्रीमेंट हमें देखना पड़ेगा जो सेबी ने लगा रखा है लिस्टिंग कराने के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। देन सेबी गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी। ये सारे चीजें जो हैं देखने पड़ेंगे। लीगल कंस्ट्रेंट्स, इन सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहां पर देखिए, मैं आपको जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक्चुअल क्लास में डिटेल में और ज्यादा इनमें गहराइयों में जाएंगे और कई सारे पॉइंट्स और कई सारे प्रैक्टिकल केसेस आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी फैक्टर दैट वी कंसिडर इज टैक्सेशन। देखिए ऐसा दोस्तों, कंपनी जो है अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा जो है टैक्स की तरह देती है और फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो है वो डिविडेंड्स बांटती है। पहले कुछ प्रोविजन होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो उसको मद्देनजर रखना पड़ता था कंपनी को। आज की डेट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या डीडीटी नहीं है, तो आज की डेट में शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स जो है लग रहा है। तो कंपनी को ये टैक्सेशन भी कंसिडर करना है कि भी टैक्स के क्या लॉज है, टैक्स के क्या प्रोविजंस है, उसके हिसाब से दे नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन दीज थिंग्स आल्सो व्हाइल टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों अगला फंडामेंटल, अब इसमें टैक्सेशन में मैं और बहुत गहराई में बता सकता हूं। अगर कंपनी रिटेन करेगी, इन्वेस्ट करेगी, ग्रो करेगी, शेयर का प्राइस, कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग होता है, डिविडेंड्स का टैक्स रेट अलग होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ये डिटेल में बाद में मेन क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद जो है कंपनीज अक्सर डेट लेती हैं और डेट लेती हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि आप इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक जिन्होंने लोन दिया उनके जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होंगे। अक्सर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते तो उनके अंदर जो है एक नॉमिनी डायरेक्टर भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स जिन्होंने कि बड़े लोन्स दिए होते हैं वो अपना नॉमिनी डायरेक्टर भी जो अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आप जो डिसीजंस लोगे वो हमारे अगेंस्ट नहीं होने चाहिए और आप इवन लेट्स से 10%, 20%, व्हाटएवर, कुछ एक रेट भी डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज्यादा आप डिविडेंड्स नहीं दोगे। कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शंस में बी इंपोज्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स जो कि ग्रांट करते हैं लोन्स टू द कंपनीज। देन इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स। देखिए दोस्तों, ऐसा स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स का बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, उनकी अर्निंग्स काफी स्टेबल हैं, तो वो स्टेबिलिटी के साथ डिविडेंड्स भी देते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने एसबीआई में देखा बहुत वॉलेटाइल अर्निंग्स थी, तो वो बहुत ज्यादा डिविडेंड्स नहीं दे पाए, इसी वजह से उन्हें जो है रिड्यूस भी करना पड़ा और रादर जो है जीरो भी करना पड़ा। देन इसके अलावा कंपनी कि स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स के अलावा कंपनी की एज भी मैटर करती है। कंपनी की एज इन्फेंट एज है, नई नई पैदा हुई कंपनी है, या ग्रोथ एज है, या कंपनी मैच्योरिटी एज की है। दैट इज टू से, कहने का मतलब दोस्तों, अगर इन्फेंट एज है तो इन्फेंट एज में जो है कंपनी को खुद की नरिशमेंट के लिए, खुद के लिए उसको जो है अर्निंग्स का एक हिस्सा, मेजर हिस्सा अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। ग्रोथ स्टेज में उसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसको अगेन रिटेन ज्यादा करना चाहिए और डिविडेंड्स जो है एज द केस में भी कम देना चाहिए। लेकिन जो मैच्योर कंपनी है जिनकी रेगुलर बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही है, दे कैन अफोर्ड टू पे हाई डिविडेंड। सो इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द एज ऑफ द कंपनी। देन अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस की अवेलेबिलिटी। दोस्तों, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कहने का मतलब आप फ्रेश इक्विटी अरेंज कर सकते हैं, डेट से फंड्स अरेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस इश्यू कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज आल्सो अनदर फैक्टर कि अगर आपको एक्सटर्नल फाइनेंस आप अरेंज कर सकते हैं तो इंटरनल फाइनेंस को आप जो है रिड्यूस करके आप डिविडेंड्स भी दे सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट देन कम्स इन्फ्लेशन। देखिए ऐसा है, एक साल कंपनी ने 10 रुपए डिविडेंड दिया और इन्फ्लेशन रेट लेट्स से फॉर एग्जांपल 10% है, तो 10 रुपए लेट्स से बंदे ने 10 रुपए लिया, उससे कोई लेट्स से प्रोडक्ट खरीदा, 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, लेट्स से चिप्स का पैकेट खरीदा, चिप्स का पैकेट खरीदा। अब अगले साल अगर वो 10 रुपए का फिर अगर उसको डिविडेंड मिला, लास्ट ईयर के जितना मिला उसे बढ़ा नहीं, तो उस केस में देखो दोस्तों वो उतना चिप्स नहीं खा पाएगा जितना उसने लास्ट ईयर लिया था, इस वजह से उसको डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो डिविडेंड्स है वो ग्रो भी होते रहने चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज टू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्सेस रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों, इसका तो एक मॉडल भी है, एक थियरी भी है, वॉल्टर मॉडल, वील बी डिस्कसिंग कि भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्सेस रेट ऑफ रिटर्न। अगर कंपनी रिटेन करेगी तो वो आर पे इन्वेस्ट करेगी, अगर कंपनी शेयरहोल्डर्स को बांटेंगे तो शेयरहोल्डर्स अपने हिसाब से अगर उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कई या जो है अपनी इक्विटी कैपिटलाइजेशन, अपनी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो हम इनको कंपेयर करते हैं कि कई मोर देन आर है या कई लेस देन आर है, और उसके हिसाब से देयर इज अ मॉडल डिविडेंड डिसीजन में जो कि वॉल्टर मॉडल है। we'll discuss that in detail later on in the main classes.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर इसके अलावा दोस्तों देन कम्स मेरी मर्जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से जो है वो चॉइस ले सकते हैं कि भाई मैं डिविडेंड देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव डिविडेंड्स और आई डोंट वांट टू गिव डिविडेंड्स। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अनदर फैक्टर। इससे रिलेटेड मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि आपकी किताब का सवाल है। उससे आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो अपनी चॉइस से जो है दे मे से आई विल गिव डिविडेंड दिस मच और नॉट एज द केस में, बिकॉज अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ही डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड्स देना है। आइए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। सो गाइज इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा था मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज टू से वही मैं कह रहा था डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइड्स दैट द कंपनी विल नॉट पे एनी डिविडेंड टिल ही सर्वाइव्स। तो जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक कोई डिविडेंड नहीं देंगे। तो मैं अभी आपको क्या कह रहा था दोस्तों, आई वाज सेइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी चलाएंगे, उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होगी। तो वो कहता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कुछ नहीं दूंगा। और हिज करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 20 ईयर्स, मतलब 20 साल तक कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। और आफ्टर दिस टाइम जब वो मर जाएगा, बताओ 20 साल फिर भी जी जाएगा, उसके बाद जो है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 30 रुपीज पर शेयर। तो 30 रुपीज पर शेयर मिलेगा इनडेफिनेटली, फॉर एवर मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड एट प्रेजेंट अगर कंपनी देना चाहे तो वो 5 रुपए फॉर एवर दे सकती है। तो हमसे यही चीज पूछ रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर 10% है, तो बताइए करंट वैल्यू ऑफ शेयर। तो करंट वैल्यू ऑफ शेयर बता देंगे या P0 जिसे हम लोग कहते हैं, और फिर कॉस्ट ऑफ ईच शेयर होल्डर मैनेजिंग डायरेक्टर पॉलिसी के हिसाब से। तो दोस्तों ये हम लोगों को ये सवाल करना नहीं है, दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी जस्ट वर सीइंग कि ऐसा डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। ये अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि वैल्यूएशन कैसे होती है। अगर मैं आपको ये करके दिखा दूं तो आज जो है अगर अभी शेयर की वैल्यू निकालें तो 5 डिवाइड बाय 10% दैट इज 50% है। टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट है, A डिवाइड बाय आर, एन्युटी डिवाइड बाय आर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और फिर ये जो है ये 44.59 कैसे है, हम प्राइस एट द एंड ऑफ 21 ईयर निकालेंगे, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 50 माइनस दिस शेयर होल्डर्स को इस मैनेजिंग डायरेक्टर की इस पॉलिसी के कारण जो है इन्हें 5.41 का नुकसान हो रहा है। 5.41 का नुकसान मैनेजिंग डायरेक्टर की इस पॉलिसी के कारण। खैर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग कह रहे थे डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी चला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो इंडस्ट्री है जिसको ये बिलोंग करते हैं उनका कैसा नेचर ऑफ बिजनेस है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस है। जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या होता है, एकदम से प्रॉफिट आता है 4-5-6 साल बाद और 4-5 साल तक कुछ नहीं आता। तो इसमें भी डिविडेंड डिसीजन जो है इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हमारा अगला फंडामेंटल क्या आता है डिविडेंड्स में। देखिए हम लोगों ने ये जो कंपनीज की पॉलिसी देखी थी, वो कंपनीज चाहे हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, चाहे TCS की बात करें, तो वो कंपनीज कौन सी डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इवन कहें तो हम लोग विल ऑल्सो से इवन SBI वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो दैट, बट उसमें जो है आपने देखा कि डिविडेंड जो है रिड्यूस हुए, बट ऐसा नहीं है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में रिड्यूस नहीं होते। तो इनसे पहले कुछ अलग तरह की डिविडेंड पॉलिसीज भी होती हैं। कितना डिविडेंड दें वो डिपेंड करता है, अलग अलग तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है। मैं कुछ डिविडेंड पॉलिसी अभी डिस्कस करूंगा, बाकी बहुत सारी डिविडेंड पॉलिसी जो है हम लोग क्लास में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो एक बड़ी पुरानी सी डिविडेंड पॉलिसी चलती आ रही है दैट इज कांस्टेंट डिविडेंड्स पर शेयर पॉलिसी। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी में क्या होता है दोस्तों, हर साल कंपनी सेम DPS देती रहेगी, हर साल सेम डिविडेंड पर शेयर देती रहेगी। कहने का मतलब एवरी ईयर कंपनी विल पे द सेम डिविडेंड पर शेयर। उसमें अब क्या होगा, अगर कंपनी की लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये एग्जांपल सिचुएशन से समझ में आएगा। कंपनी ने ये कहा कि भाई जैसे 6 साल का मैं आपको डेटा दे रहा हूं, कंपनी ने ये कहा, कंपनी के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा कि हम जो है अपने शेयर होल्डर्स को हर साल कितना डिविडेंड देंगे, 5 रुपीज पर शेयर। तो कंपनी ने 10 रुपए कमाया तो भी 5 देंगे, 12 कमाया तो भी 5 देंगे, 10 देन ऑल्सो 5, 12 देन ऑल्सो 5, 4 देन ऑल्सो 5। ऐसा कब होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा?
ऐसा तब होगा जब कंपनी अपने पास कुछ फ्री रिजर्व जो है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नाम का एक रिजर्व होता है, वो क्रिएट कर लेती है कंपनी, उसको सेट असाइड कर लेती है कि ओके इसको साइड में रखते हैं, हमें हर साल 5 रुपए देना है, तो 4 रुपए कमाए तो भी 5 देंगे, 6 कमाए तो भी 5 देंगे, 15 कमाए तो भी 5 देंगे, 17 कमाए तो भी 5 देंगे, तो डीपीएस हर साल में 5-5 रुपए होगा। और इसी चीज को अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो दोस्तों ये ग्राफिकली कुछ इस तरीके से बनेगा, आपकी अर्निंग्स वॉलेटाइल हो रही हो, अर्निंग्स जो है फ्लक्चुएट कर रही हो, 10 रुपए से जो है अर्निंग्स 12 रुपए हो गए, स्टिल इनको 5 रुपए मिला, कम हो गई 4 हो गई तो भी 5 रुपए मिला, 6 हो गई तो भी 5 रुपए मिला, इसी तरीके से 15 हो गई तो भी 5 रुपए मिला, और 17 हो गई तो भी 5 रुपए मिला। तो अर्निंग्स चाहे वॉलेटाइल हो रही हो, लेकिन डिविडेंड्स जो है दोस्तों वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहे, डिविडेंड्स जो है वो हर साल सेम ही चल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द अर्ली डेज की पॉलिसी, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी। इट इज जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर की तरह इक्विटी शेयर को मान लिया कि फिक्स डिविडेंड देंगे, जैसे डेट पे इंटरेस्ट जाता है, प्रेफरेंस पे फिक्स डिविडेंड जाता है, इनको भी हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर को भी एक अश्योर्ड रिटर्न दे दी, इतना दे रहे हैं बस यही दे रहे हैं। तो दिस इज दैट पॉलिसी, बट ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली फॉलो होती नहीं है। तो एक दूसरे तरह की पॉलिसी, इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि ये कोई ग्रोथ नहीं देती। कंपनी की अर्निंग्स अगर ग्रो कर रही हो और उनको शेयर होल्डर्स को, मालिकों को जो है ग्रोथ ना मिले उनके डिविडेंड्स में, तो उनको एक डिससैटिस्फैक्शन आती है। तो नेक्स्ट पॉलिसी इस वजह से आती है कांस्टेंट डिविडेंड्स पे आउट पॉलिसी। दोस्तों कांस्टेंट डिविडेंड्स पे आउट पॉलिसी, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, पहले तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100। डिविडेंड पे आउट रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का डीपीएस 4 रुपए और ईपीएस 10 रुपए है, तो 4 रुपए अपॉन 10 रुपए इंटू 100 दैट इज 40%। तो कंपनी की डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी अपनी अर्निंग का एक हिस्सा, कंपनी अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा कांस्टेंट पे आउट करेगी, जैसे 40%, 50%। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी जो है ये डिसाइड करती है, पिछले वाले एग्जांपल में ही अर्निंग्स वॉलेटाइल हो रही थी, लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी ने कहा कि हम लोग जो अपनी अर्निंग्स का 50% पे आउट करेंगे एज डिविडेंड्स। तो अगर कंपनी ने 10 रुपए कमाया था पहले साल में तो 5 रुपए देंगे, 12 कमाया अगले साल 6 देंगे, तो मतलब अर्निंग्स बढ़ी तो डिविडेंड्स भी बढ़े। 10 कमाया 5 रुपए देंगे, 12 कमाया 6 रुपए देंगे, लेकिन अगर 4 रुपए कमाया तो 2 रुपए देंगे। इसी तरीके से 6 कमाया 3 देंगे, 15 कमाया तो ऐसे केस में भी 7.5, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 17 कमाया तो 8.5। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी अर्निंग्स वॉलेटाइल फ्लक्चुएट हो रही है, वैसे वैसे हमारे शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। लेकिन इसका फंडामेंटल क्या है, कंपनी के अर्निंग्स अगर ऊपर जा रही है तो डिविडेंड्स भी शेयर होल्डर्स के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स अगर फॉल हो रही है तो डिविडेंड्स भी फॉल हो रहे हैं। तो दिस पॉलिसी हैज एन एडवांटेज दैट दिस गिव्स ग्रोथ, बट दिस हैज अ डिसएडवांटेज कि देयर इज नो स्टेबिलिटी, या शेयर होल्डर्स को एक स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। देखिए पिछली वाली जो पॉलिसी थी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी, उसमें एक स्टेबिलिटी थी, एक स्टेबिलिटी थी। कहने का मतलब 5-5 रुपए मिलेंगे, हमें पता है वी कैन प्लान आवर इनकम एज शेयर होल्डर्स, बट उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, वो क्रिटिसिज्म था। इस पॉलिसी में क्या है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, कंपनी की अर्निंग ग्रो करेगी तो इनके डिविडेंड्स भी ग्रो करेंगे। देखो ना 15 में 7.5 और 17 में 8.5 इनके डिविडेंड्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ा नुकसान क्या है, एक बड़ा नुकसान ये है कि कंपनी की अर्निंग्स अगर फॉल होती हैं तो डिविडेंड्स भी फॉल होते हैं। देखो ना शेयर होल्डर कैन नॉट प्लान देयर इनकम, 5 से 6 मिला फिर 2, तो शेयर होल्डर विल नॉट बी एबल टू प्लान हिज इनकम, और उसका जो है फेथ हिलेगा कंपनी के ऊपर से। तो इस वजह से क्या होता है, अक्सर कंपनीज जो कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करती। वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करती हैं, वो पॉलिसी फॉलो करती हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी जो पे आउट पॉलिसी है, उसका कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी का अगर ये देखेंगे तो इसमें अर्निंग्स वॉलेटाइल हो रही है, अर्निंग्स का ऊंच नीच का पापड़ा हो रहा है, तो डिविडेंड्स का भी वैसे हो रहा है। 10 कमाया 5 दिया, 12 कमाया 6 दिया, अर्निंग्स फॉल हुई 4 तो 2 दिया, 6 3 देन 15 7.5 एंड 17 8.5 ऐसे करके। एंड देन जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो कि हम लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी देखी, जो कि हम लोग टीसीएस की भी देख रहे हैं, दैट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। दोस्तों स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में अल्टीमेटली कंपनी की अर्निंग्स जो है वो स्टेडी चेंज होती है। कंपनीज की अर्निंग्स जो है इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है अर्निंग्स जो है वॉलेटाइल हो रही हो, हम लोग जो है डिविडेंड्स एकदम वॉलेटाइल नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने 3 रुपए दिया, 3 रुपए दिया, 3 रुपए दिया, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया 3.5 कर दिया, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया 4 कर दिया, फिर उसको 4.5 कर दिया, फिर 5 कर दिया। अर्निंग्स अच्छी अच्छी बढ़ती जा रही है तो उसको जो है बढ़ा रहे हैं। नहीं तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो है ऐसी होती है कि वो if they increase, they do not like to decrease एकदम से, they like to increase only when, और substantial increase नहीं करेंगे,
they will increase the company's earnings. If they have increased to a higher permanent level, तो वो dividends को बढ़ा देंगे that way. कुछ ऐसा steadiness होती है, बहुत abrupt changes नहीं होते. Shareholders को थोड़ी थोड़ी growth भी मिलती रहेगी. अगर कंपनी की निरंतर earnings fall होती रहेंगी तो उस केस में dividends को reduce किया जाएगा, otherwise not. तो दोस्तों, डिविडेंड डिसीजन में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपकी क्लासेस में हम लोग देखेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा. दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चाहे आप इंटरमीडिएट की बात करें, चाहे आप सीए फाइनल की बात करें, तो दोस्तों आप लोगों को सब लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आई एम टीचिंग यू फॉर getting you the best results. आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है एंड वी हैव ऑल दी क्लासेस ओवर हेयर. हमारे पास बहुत ही अच्छे फैकल्टी और उनके साथ कॉम्बोज हैं, तो आप लोग जो है यू कैन बाय द लेक्चर्स एंड यू कैन get the combo discounts also. So guys, all my best wishes to you. and आप लोगों को ये जब आप FM के lectures खरीदेंगे तो उसके साथ में मैं आपको जो बीच में थोड़े से टाइम टू टाइम आके लाइव क्वेरी सेशन भी मैं आपके लेता रहूँगा. तो दोस्तों, आप लोगों से मिलता हूं मैं क्लास में. दैट विल बी ऑल. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.